इस वीडियो के माध्यम से आपको किराया क्रय पद्धति एवं किस्त भुगतान पद्धति के संबंध में महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्नों की श्रृंखला उपलब्ध करा रहे हैं। आपको ध्यान देना है, एक एक प्रश्न में जो जैसे जैसे लिखता हूं आपको अपनी कॉपी में लिखनी है। इसके पहले मैंने एक वीडियो बनाई है जिसमें मैंने आपको किराया क्रय पद्धति के संबंध में क्वेश्चन बताया है। इसमें महत्वपूर्ण रूप में मैं किस्त भुगतान पद्धति से और किराया क्रय पद्धति दोनों से मिक्स क्वेश्चन में बताऊंगा। ठीक है, आपको लिखना है पहला प्रश्न। हमने जो प्रश्नों की श्रृंखला इकट्ठा की है अपनी बुक के माध्यम से, अपने नोट्स के माध्यम से आपको हम बता रहे हैं। कहा गया है किस्त भुगतान पद्धति में वस्तु के मूल्य का भुगतान होता है। किस्त भुगतान पद्धति में वस्तु के मूल्य का भुगतान होता है। ऐसे लिखिए प्रश्न, किस्त भुगतान पद्धति में, किस्त भुगतान पद्धति में वस्तु के मूल्य का भुगतान होता है। तो विकल्प दे सकता है, विकल्प दे सकता है ए, विकल्प दे सकता है बी, सी और डी। ए विकल्प दे सकता है छमाही, ए विकल्प दे सकता है छमाही, बी विकल्प दे सकता है वार्षिकी, सी विकल्प दे सकता है तिमाही या त्रैमासिक बोल सकता है, डी विकल्प दे सकता है सामयिक। सामयिक, सामयिक का मतलब क्या होता है? जो किस्तें होती हैं किस्त भुगतान पद्धति के अंतर्गत, जो किस्तें होती हैं, देखो भाई, साल भर वाली किस्त है तो साल भर में किस्त का भुगतान करना पड़ता है। 6 महीने वाली किस्त है तो 6 महीने में भुगतान करना पड़ता है। 3 महीने वाली किस्त है तो 3 महीने में किस्त का भुगतान करना पड़ता है। हर हफ्ता वाली किस्त हो तो हर हफ्ता वाली किस्त का भुगतान करना पड़ता है। अधिकतर आपको महीना मिलता है, वार्षिकी मिलता है, छमाही मिलता है, तिमाही मिलता है। तो इसमें अर्थात यहीं पर कह दे उपरोक्त सभी, तो उपरोक्त सभी सही होगा। सामयिक का मतलब जो समय निश्चित किया जाए, जो समय निर्धारित किया जाए, उसी समय पर किस्त भुगतान पद्धति के अंतर्गत किस्तों का भुगतान करना पड़ता है। कोई भी समय हो सकता है, छमाही भी हो सकता है, सालाना भी हो सकता है, त्रिमाही भी हो सकता है, माह, 1 माह का भी हो सकता है। ठीक है, तो इसमें आपको सामयिक उत्तर सही होगा, जो समय का निर्धारण किया रहेगा, जो समय पहले से तय की रहेगी। दूसरे नंबर प्रश्न के अंतर्गत कहता है किस्त भुगतान पद्धति में वस्तु पर क्रेता का स्वामित्व हो जाता है। किस्त भुगतान पद्धति में वस्तु पर क्रेता का स्वामित्व हो जाता है। आपको पता होना चाहिए, मैंने आपको बताया किराया क्रय पद्धति के अंतर्गत जब तक अंतिम किस्त का भुगतान ना किया जाए, जब तक आखिरी किस्त का भुगतान ना किया जाए, तब तक क्रेता की संपत्ति नहीं रहती है। जिस दिन आखिरी किस्त का भुगतान कर दिया जाएगा उस दिन संपत्ति पर अधिकार किसका हो जाएगा? क्रेता का हो जाएगा। क्या बोला मैंने? किराया क्रय पद्धति के अंतर्गत जिस दिन आखिरी किस्त का भुगतान कर दिया जाए उस दिन क्रेता संपत्ति का मालिक बन जाता है। जब तक आखिरी किस्त का भुगतान ना किया जाए तब तक क्रेता मालिक नहीं बनता। लेकिन किस्त भुगतान पद्धति के अंतर्गत, किस्त मैंने लिख दिया है, किस्त भुगतान पद्धति के अंतर्गत जिस दिन संपत्ति को खरीदा जाए, क्रेता के द्वारा अनुबंध हो, क्रेता के द्वारा खरीदा जाए, उसी दिन संपत्ति का मालिक क्रेता बन जाता है। और देखो, किराया क्रय पद्धति के अंतर्गत जो पिछला टॉपिक है आपका, उसके अंतर्गत आखिरी किस्त का भुगतान ना हो, किस्त के भुगतान में त्रुटि हो, तो संपत्ति का जो स्वामी है, स्वामी विक्रेता होता है किराया क्रय पद्धति के अंतर्गत, वो संपत्ति को उठा ले जाएगा, खींच ले जाएगा। सुनते होंगे गाड़ी खिंच गई, गांव देश में
कुछ लोग ऐसे होते हैं जो गाड़ी किस्तों पे खरीदते हैं। किस्त का जब आखिरी किस्त तक भुगतान कर देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, जब आखिरी किस्त का भुगतान नहीं हो पाता तब क्या होता है, गाड़ी को खिंच जाना, गाड़ी खिंच जाती है। किसके अंतर्गत रहता है वो, किराया क्रय पद्धति के अंतर्गत रहता है। जब तक आखिरी किस्त का भुगतान नहीं करेंगे तब तक मालिक नहीं है। लेकिन किस्त का भुगतान, किस्त भुगतान पद्धति के अंतर्गत जिस समय अनुबंध हो, कोई भी विकल्प दिया हो, विकल्प दे सकता है, सुपुर्दगी होते ही, अनुबंध होते ही, प्रथम किस्त जमा होते ही, अंतिम किस्त जमा होते ही, किस्त भुगतान पद्धति के अंतर्गत मालिक, संपत्ति का मालिक क्रेता, जिस समय कॉन्ट्रैक्ट होगा, क्रेता और विक्रेता के मध्य अनुबंध होगा, यानी कि लिखा पड़ी होगी, अनुबंध होते ही संपत्ति का मालिक कौन बन जाता है, संपत्ति का मालिक क्रेता बन जाता है। लेकिन किराया क्रय पद्धति में ऐसा नहीं होता है। किस्त का भुगतान, किस्त भुगतान पद्धति में वस्तु पर क्रेता का स्वामित्व हो जाता है। कब हो जाता है, जैसे ही अनुबंध होगा, चाहे किस्त का भुगतान किया रहे चाहे ना किया रहे, इससे नहीं मालूम। और एक बात देखिए, किराया क्रय पद्धति के अंतर्गत गाड़ी खिंच जाती थी, किस्त भुगतान पद्धति के अंतर्गत गाड़ी नहीं खिंचेगी। मुकदमा चला सकते हो, मुकदमा चला के संपत्ति की, उसके अपने संपत्ति के किस्त की वसूली कर सकते हो, लेकिन गाड़ी आप खींच नहीं सकते, मतलब विक्रेता खींच नहीं सकता। ज़्यादा देर ना करते हुए हम आपको तीसरा नंबर क्वेश्चन बताते हैं, इसको याद रखिएगा। विकल्प मैंने नहीं बताया, विकल्प में कहा है भैया माल के सुपुर्दगी होते ही मालिक बन जाता है, अनुबंध होते ही बन जाता है, प्रथम किस्त जमा करते समय बन जाता है, अंतिम किस्त जमा करते समय बन जाता है, जिसका मतलब अनुबंध जब होगा तभी हो जाएगा। ठीक है, अगला, किस्त भुगतान पद्धति के अंतर्गत यदि कोई क्रेता पूर्ण भुगतान करने में असमर्थ रहता है तो विक्रेता कर सकता है। लिखना है आपको सबसे पहले प्रश्न, किस्त भुगतान पद्धति के अंतर्गत जब क्रेता किस्त का भुगतान करने में असमर्थ हो जाता है, जैसे मान लीजिए हमने किस्त भुगतान पद्धति के अंतर्गत मोटरसाइकिल खरीदी, कोई टीवी खरीदा, कोई फ्रिज खरीदा, किस्त का भुगतान पद्धति के अंतर्गत जब क्रेता किस्त का भुगतान करने में असमर्थ हो जाता है तो विक्रेता क्या करेगा। भाई हमने मान लीजिए हम लोगों ने एक मोटरसाइकिल खरीदी या कोई टेलीविज़न, कोई मोबाइल खरीदा, किस्त के अंतर्गत, किराए के अंतर्गत नहीं। किराए के अंतर्गत अगर नहीं भुगतान करेंगे मोबाइल छीन ले जाएगा। ठीक है, लोग मोबाइल किस्त पर भी खरीदते हैं। हमारे पास एक मोबाइल वाली है, मान लीजिए मैंने खरीदा मोबाइल किस्त भुगतान पद्धति पर और किस्त का भुगतान नहीं कर पा रहे हैं, तो विक्रेता क्या कर सकता है। विकल्प दिया गया है, ब्याज वसूल सकता है, ब्याज वसूल सकता है। बी कहा गया है क्रेता पर भुगतान के लिए दावा कर सकता है, क्रेता पर भुगतान के लिए दावा कर सकता है। सी माल की वापसी, माल की वापसी कर सकता है। डी कहा है इनमें से कोई नहीं, तो इनमें से कोई नहीं वाला विकल्प हम लिख ही नहीं रहे हैं, कोई ज़रूरत ही नहीं लिखने की हमें। ध्यान दीजिए, किस्त भुगतान पद्धति के अंतर्गत क्रेता किस्त का भुगतान करने में जब असफल हो जाता है तो विक्रेता क्रेता पर भैया भुगतान कर दो, इसके लिए क्या करता है, दावा, कोर्ट में दावा ठोक देता है। ठीक है, और ना तो माल को वापस कर सकता है, ना तो ब्याज को वसूल सकता है। ये सब बातें अफवाहें हैं। क्यों, क्या कर सकता है, केवल भुगतान के लिए दावा कर सकता है। चौथा नंबर प्रश्न क्या है, चौथा नंबर प्रश्न कहता है किस्त भुगतान पद्धति में क्रेता को क्या हस्तांतरित होता है। किस्त भुगतान पद्धति के अंतर्गत क्रेता को क्या हस्तांतरित होता है। भाई किस्त भुगतान पद्धति के अंतर्गत क्रेता को क्या हस्तांतरित होता है। कहा गया है संपत्ति के स्वामित्व एवं प्रयोग का अधिकार,
संपत्ति के स्वामित्व का अधिकार, संपत्ति के प्रयोग का अधिकार, इनमें से कोई नहीं। आपको ध्यान देना है। उत्तर होगा भाई, जब किस्त भुगतान पद्धति के अंतर्गत कोई संपत्ति क्रेता खरीदेगा तो स्वामित्व का अधिकार, क्या? स्वामित्व का अधिकार, स्वामित्व के अधिकार का हस्तांतरण होता है और प्रयोग का अधिकार। स्वामित्व क्रेता बन जाता है, विक्रेता नहीं रहता। फिर किस्त भुगतान पद्धति के अंतर्गत आप गाड़ी खरीदेंगे, संपत्ति खरीदेंगे तो स्वामी संपत्ति को प्रयोग कर सकता है, स्वामित्व भी प्रयोग भी दोनों का अधिकार बदल जाता है। पांचवा नंबर क्वेश्चन क्या होगा? पांचवें नंबर क्वेश्चन के अंतर्गत कहा गया है किस्त भुगतान पद्धति की दिशा में विक्रेता किस्त भुगतान पद्धति के अंतर्गत विक्रेता द्वारा प्राप्य कुल ब्याज की राशि, प्राप्य कुल ब्याज की राशि किसके खाते में क्रेडिट करता है? किसके खाते में क्रेडिट करता है? देखो, क्रेता विक्रेता के यहाँ करता है, विक्रेता क्रेता के यहाँ करता है, ठीक है। तो इसमें होगा, ध्यान दीजिएगा, किसके यहाँ होगा? इसमें होगा ब्याज उच्चंत खाता, सस्पेंस अकाउंट बनता है इसमें। पूरा चैप्टर नहीं पढ़े हैं तो आपको पढ़ना पड़ेगा। उच्चंत खाता, ये आपका विकल्प दिया रहेगा इसके अंतर्गत, ठीक है। और भी चीज़ें हैं जो हम आपको बता रहे हैं, आप ध्यानपूर्वक देखते चलिए, पढ़ते चलिए। छठा नंबर प्रश्न आपको बता रहे हैं। छठे नंबर प्रश्न में कहा गया है किस्त भुगतान पद्धति में किस्त भुगतान पद्धति में अदत्त धनराशि का पूर्ण भुगतान होने तक, अदत्त मतलब अदत्त धनराशि का पूर्ण भुगतान होने तक, अदत्त धनराशि का पूर्ण भुगतान होने तक भुगतान की गई किस्तों को माना जाता है। भुगतान की गई किस्तों को माना जाता है। भुगतान की गई किस्तों को माना जाता है। प्रश्न समझिए, किस्त भुगतान पद्धति के अंतर्गत अदत्त धनराशि का मतलब भैया जिसे जो बकाया हो, धनराशि का पूर्ण भुगतान होने तक। जैसे धनराशि होती है, अमाउंट होता है, जब पूरा भुगतान ना हुआ हो तो जो भुगतान किया गया है किस्त, उसका क्या होगा? मैंने मोबाइल लिया किस्त के अंतर्गत, किराए के अंतर्गत नहीं, किस्त भुगतान मैंने मान लीजिए 5,000 दे दिया, 7,000 की मोबाइल है, 2,000 बकाया है, तो क्या होगा? मूलधन की ब्याज सहित वापसी करना पड़ेगा। कौन करेगा? मूलधन की विक्रेता करेगा, ब्याज सहित वापसी होगी। मूलधन की ब्याज सहित वापसी होगी, ठीक है। 7वां नंबर प्रश्न है किस्त भुगतान पद्धति का नियमन होता है। किस्त भुगतान पद्धति का नियम कानून किस पर लागू होता है? किस्त भुगतान पद्धति का नियमन, एक होता है किराया क्रय पद्धति का नियमन। किराया क्रय पद्धति में 1972, किराया क्रय पद्धति अधिनियम 1972, इसमें कौन सा नियम लगेगा? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। वस्तु विक्रय अधिनियम, क्योंकि वस्तु की इसमें बिक्री हो जाती है, सीधे तौर पर इसमें क्या हो जाती है? वस्तु की बिक्री हो जाती है। 8वां नंबर प्रश्न, एक एक प्रश्न महत्वपूर्ण है। 8वां नंबर प्रश्न, किस्त भुगतान पद्धति के अंतर्गत
किस्त भुगतान पद्धति के अंतर्गत हस्तांतरण होता है। किस्त भुगतान पद्धति के अंतर्गत जब माल बेचा जाएगा तो किसका हस्तांतरण होगा? कहा है माल का, ऋण का, स्वामित्व का? स्वामित्व का इसमें होगा। किराया में स्वामित्व नहीं रहेगा, किस्त में स्वामित्व का हस्तांतरण होगा, किराया में ठीक है नहीं रहता है। 9वां नंबर प्रश्न कहा गया है किस्त भुगतान पद्धति में जोखिम किसकी होती है? किस्त भुगतान पद्धति में जोखिम किसकी होती है? जैसे कोई आपने किस्त भुगतान पद्धति से मोबाइल लिया या कोई गाड़ी लिया तो किराया वाले में जोखिम विक्रेता की होती थी। किस्त भुगतान पद्धति के अंतर्गत जोखिम किसकी होती है? किराया क्रय पद्धति होगा तो गाड़ी टूट जाएगी, फूट जाएगी, विक्रेता की होगी। यहाँ पर किसकी होती है? क्रेता। क्रेता का मतलब जो खरीदा है उसकी जोखिम होगी। एक एक प्रश्न महत्वपूर्ण है, ध्यान दीजिएगा। 10वां नंबर प्रश्न कहता है किस्त भुगतान पद्धति में अनुबंध होते हैं। किस्त भुगतान पद्धति में अनुबंध होते हैं। किस्त भुगतान पद्धति में अनुबंध होते हैं। अनुबंध होते हैं। यहाँ पर जो होगा, यहाँ पर उत्तर होगा विक्रय अनुबंध। विक्रय अनुबंध। एक बार फिर से इन 10 प्रश्नों को हम ध्यान से पढ़ते हैं, आपको बताते हैं, किसी प्रकार की गलती नहीं होनी चाहिए। सभी प्रश्न महत्वपूर्ण हैं, सभी प्रश्नों की श्रृंखला अच्छी है। आपको पहला प्रश्न देना है, मैंने लिखा है किस्त भुगतान पद्धति में वस्तु के मूल्य का भुगतान समय के आधार पर होगा, जिस समय आपकी किस्त तय हो, अनुबंध हो। भैया महीनों में दोगे कि साल में दोगे कि हफ्ता में दोगे कि 6 महीने में दोगे कि तिमाही दोगे। किस्त भुगतान पद्धति में वस्तु पर क्रेता का स्वामित्व, जैसे अनुबंध करेंगे, जैसे ही लिखा पड़ी होगी वैसे ही मालिकाना हक क्रेता को बन जाएगा। किराया क्रय पद्धति में ऐसा नहीं होता है, मालिकाना हक का हस्तांतरण नहीं होता है। किस्त भुगतान पद्धति के अंतर्गत जब क्रेता किस्त का भुगतान करने में असमर्थ हो तो क्रेता ब्याज नहीं वसूल सकता, माल नहीं वापस ले सकता। किराया के अंतर्गत खरीदा गया है मोबाइल, तो किराया क्रय पद्धति के अंतर्गत मोबाइल को वापस करना पड़ेगा। लेकिन किस्त भुगतान पद्धति के अंतर्गत विक्रेता दावा कर सकता है, दुकान वाला दावा कर सकता है बस। किस्त भुगतान पद्धति के अंतर्गत क्रेता को क्या हस्तांतरित होता है? किस्त भुगतान पद्धति के अंतर्गत मालिकाना स्वामित्व का अधिकार भी हो जाता है, मालिक बन जाता है और उसे अपने ढंग से प्रयोग कर सकता है। किस्त भुगतान के अंतर्गत ब्याज को सस्पेंस अकाउंट के अंतर्गत, इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट के अंतर्गत रखा जाता है। किस्त भुगतान पद्धति में अदत्त धनराशि का पूर्ण भुगतान होने तक मूलधन की वापसी ले सकता है। किस्त भुगतान पद्धति का नियमन वस्तु विक्रय अधिनियम, किराया में किराया क्रय अधिनियम 1972 लागू होता है। किस्त भुगतान पद्धति के अंतर्गत हस्तांतरण किसका होता है? स्वामित्व का होता है। किस्त भुगतान पद्धति के अंतर्गत जोखिम किसकी होती है? अगर गाड़ी टूट फूट जाए तो आपकी होगी, क्रेता की होगी। किस्त भुगतान पद्धति के अंतर्गत अनुबंध विक्रय अनुबंध अधिनियम है। ठीक है, अब हम आपको आगे ले चलते हैं। देखिए 10 प्रश्न आपको लिखाया मैंने, अभी बहुत सारे प्रश्न हैं। देखो ऐसा नहीं किसी में से पूछेगा, पूरा चैप्टर आपको अच्छे से कंप्लीट करना पड़ेगा, तब आप जाके पेपर में क्वालिफाई कर पाएंगे, अच्छा नंबर प्राप्त करेंगे। किसी भी परीक्षा का जो पेपर देंगे आप, जहां भी पूछा जाए ये चैप्टर, ठीक है, सिलेबस में है तो प्रश्न तो पूछे ही जाएंगे, आपको बेहतर ढंग से पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, 11वां नंबर प्रश्न क्या कहता है? 11वां नंबर प्रश्न कहता है किस्त भुगतान पद्धति के अंतर्गत क्रेता विक्रेता को भुगतान करता है। किस्त भुगतान पद्धति के अंतर्गत क्रेता विक्रेता को भुगतान करता है। किस्त भुगतान पद्धति के
अंतर्गत क्रेता विक्रेता को भुगतान करता है। किस्त भुगतान पद्धति के अंतर्गत क्रेता विक्रेता को भुगतान करता है। आपको याद रखना है उत्तर रोकड़ मूल्य प्लस ब्याज, यही बन जाता है किराया क्रय मूल्य, यही भुगतान किया जाएगा। किस्त भुगतान पद्धति के अंदर भाई रोकड़ मूल्य रहेगा, जो ब्याज बचता है, बचे हुए अमाउंट पर जो ब्याज बनता है उसका भुगतान किया जाएगा और कुछ नहीं भुगतान किया जाएगा। ठीक है। 12वां नंबर प्रश्न, 12वां नंबर प्रश्न कहता है किस्त भुगतान पद्धति के अंतर्गत, किस्त भुगतान पद्धति के अंतर्गत किस्त में ब्याज सम्मिलित ब्याज को कौन सा व्यय माना जाता है? किस्त भुगतान पद्धति के अंतर्गत किस्त में शामिल ब्याज को कौन सा व्यय माना जाएगा? कहना है पूंजीगत व्यय, आयगत व्यय, स्थगित आयगत व्यय। ध्यान देना है इसमें आपको, पूंजीगत व्यय होता है, क्योंकि संपत्ति जो होती है, संपत्ति पूंजीगत संपत्ति कहलाती है, जिस पर ज़्यादा पैसा खर्च किया जाए, इस पर जो ब्याज दिया जाएगा किस्त के साथ, पूंजीगत व्यय कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? पूंजीगत व्यय कहा जाएगा। ध्यान देना है, शाह शलीफा वाला रहता है इसमें, हमने कहीं कहीं किस्त लिखा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इससे। 13 नंबर कहा गया है एक ट्रक का रोकड़ मूल्य 50,000 रुपया, एक ट्रक का रोकड़ मूल्य, एक ट्रक का रोकड़ मूल्य 50,000 रुपया और इस पर ब्याज 5,000 रुपया हो, ब्याज 5,000 है तो किस्त का मूल्य। ध्यान दीजिए दोस्तों, रोकड़ मूल्य 50,000 रुपया, 5,000 ब्याज जुड़े, 55,000 रुपया हो जाएगा, 55,000 रुपया हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, ठीक है भाई, रोकड़ मूल्य 50,000, ब्याज जोड़ दीजिए, 55,000 हो जाएगा। और भी प्रश्न आपको हम बताते हैं, कोई भी दिक्कत हो तो आप हमसे पूछ भी सकते हैं, अलग से भी क्वेश्चन भेज सकते हैं, उत्तर प्राप्त कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि उत्तर नहीं मिलेगा, उत्तर वगैरह सब मिलेगा। कहा गया है एक मशीन का किस्त मूल्य 70,000, रोकड़ मूल्य 65,000, किस्त भुगतान के अंतर्गत ही देय ब्याज होगा। ध्यान दीजिए, लेकिन इसमें जो दिया गया है किस्त मूल्य 70,000, किसी संपत्ति का किस्त मूल्य 70,000, रोकड़ मूल्य 65,000, रोकड़ मूल्य 65,000। कह रहे में ब्याज कितना शामिल है? ऐसी सीधी सी बात भैया, किस्त मूल्य में रोकड़ मूल्य घटा दो, 5,000 उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 5,000 उत्तर हो जाएगा। पंद्रहवां नंबर प्रश्न कहा गया है एक मशीन का किस्त मूल्य 1 लाख, रोकड़ मूल्य 92,000, किस्त मूल्य 1 लाख कह रहा है, रोकड़ मूल्य 92,000 कह रहा है, पूछ रहा है ब्याज, दोनों का अंतर 8,000 क्या हो जाएगा? ब्याज हो जाएगा। उसके बाद 16वां नंबर प्रश्न, 16वां नंबर प्रश्न, सब प्रश्न बता देते हैं। एक कार का किस्त मूल्य 60,000 कह रहा, एक कार का किस्त मूल्य 60,000 और ब्याज 5,000
ब्याज 5,000। तुम्हें क्या पूछ रहा कुछ पता नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, इससे नहीं मतलब है, जो पूछे उसको ध्यान दीजिए। अगला, किस्त भुगतान पद्धति के अंतर्गत, किस्त भुगतान पद्धति के अंतर्गत ब्याज की गणना की जाती है। किस्त भुगतान पद्धति के अंतर्गत ब्याज की गणना की जाती है। उत्तर होगा ब्याज की गणना हो चाहे रोकड़ मूल्य पर, अगर मान ले ब्याज के स्थान पे कह दे ह्रास की गणना रोकड़ मूल्य पर। 17वां नंबर प्रश्न, 17वां नंबर प्रश्न, ब्याज की गणना बता दिया मैंने, जो भी प्रश्न है उसको ढूंढ के बता रहे हैं। किस्त भुगतान के अंतर्गत क्रेता विक्रेता को भुगतान करता है। आपको ध्यान देना है, एक एक प्रश्न में जो जो जैसे जैसे लिखता हूं आपको अपनी कॉपी में लिखनी है। इसके पहले मैंने एक वीडियो बनाई है जिसमें मैंने आपको किराया क्रय पद्धति के संबंध में क्वेश्चन बताया है। इसमें महत्वपूर्ण रूप में मैं किस्त भुगतान पद्धति से और किराया क्रय पद्धति दोनों से मिक्स क्वेश्चन में बताऊंगा। ठीक है, आपको लिखना है पहला प्रश्न। हमने जो प्रश्नों की श्रृंखला इकट्ठा की है अपने बुक के माध्यम से, अपने नोट्स के माध्यम से आपको हम बता रहे हैं। कहा गया है किस्त भुगतान पद्धति में वस्तु के मूल्य का भुगतान होता है। किस्त भुगतान पद्धति में वस्तु के मूल्य का भुगतान होता है। ऐसे लिखिए प्रश्न, किस्त भुगतान पद्धति में, किस्त भुगतान पद्धति में वस्तु के मूल्य का भुगतान होता है। तो विकल्प दे सकता है, विकल्प दे सकता है ए, विकल्प दे सकता है बी, सी और डी। ए विकल्प दे सकता है छमाही, ए विकल्प दे सकता है छमाही, बी विकल्प दे सकता है वार्षिकी, सी विकल्प दे सकता है तिमाही या त्रैमासिक बोल सकता है, डी विकल्प दे सकता है सामयिक। सामयिक, सामयिक का मतलब क्या होता है? जो किस्तें होती हैं किस्त भुगतान पद्धति के अंतर्गत, जो किस्तें होती हैं, देखो भाई साल भर वाली किस्त है तो साल भर में किस्त का भुगतान करना पड़ता है, 6 महीने वाली किस्त है तो 6 महीने में भुगतान करना पड़ता है, 3 महीने वाली किस्त है तो 3 महीने में किस्त का भुगतान करना पड़ता है, हर हफ्ता वाली किस्त हो तो हर हफ्ता वाली किस्त का भुगतान करना पड़ता है। अधिकतर आपको महीना मिलता है, वार्षिकी मिलता है, छमाही मिलता है, तिमाही मिलता है। तो इसमें अर्थात यहीं पर कह दे उपरोक्त सभी, तो उपरोक्त सभी सही होगा। सामयिक का मतलब जो समय निश्चित किया जाए, जो समय निर्धारित किया जाए, उसी समय पर किस्त भुगतान पद्धति के अंतर्गत किस्तों का भुगतान करना पड़ता है। कोई भी समय हो सकता है, छमाही भी हो सकता है, सालाना भी हो सकता है, त्रिमाही भी हो सकता है, माह 1 माह का भी हो सकता है। ठीक है, तो इसमें आपको सामयिक उत्तर सही होगा, जो समय का निर्धारण किया रहेगा, जो समय पहले से तय की रहेगी। दूसरा नंबर प्रश्न, दूसरे नंबर प्रश्न के अंतर्गत कहता है किस्त भुगतान पद्धति में वस्तु पर क्रेता का स्वामित्व हो जाता है। किस्त भुगतान
पद्धति में वस्तु पर क्रेता का स्वामित्व हो जाता है। आपको पता होना चाहिए, मैंने आपको बताया किराया क्रय पद्धति के अंतर्गत जब तक अंतिम किस्त का भुगतान ना किया जाए, जब तक आखिरी किस्त का भुगतान ना किया जाए, तब तक क्रेता की संपत्ति नहीं रहती है। जिस दिन आखिरी किस्त का भुगतान कर दिया जाएगा, उस दिन संपत्ति पर अधिकार किसका हो जाएगा? क्रेता का हो जाएगा। क्या बोला मैंने? किराया क्रय पद्धति के अंतर्गत जिस दिन आखिरी किस्त का भुगतान कर दिया जाए, उस दिन क्रेता संपत्ति का मालिक बन जाता है। जब तक आखिरी किस्त का भुगतान ना किया जाए, तब तक क्रेता मालिक नहीं बनता। लेकिन किस्त भुगतान पद्धति के अंतर्गत, किस्त मैंने लिख दिया है, किस्त भुगतान पद्धति के अंतर्गत जिस दिन संपत्ति को खरीदा जाए, क्रेता के द्वारा अनुबंध हो, क्रेता के द्वारा खरीदा जाए, उसी दिन संपत्ति का मालिक क्रेता बन जाता है। और देखो, किराया क्रय पद्धति के अंतर्गत जो पिछला टॉपिक है आपका, उसके अंतर्गत आखिरी किस्त का भुगतान ना हो, किस्त के भुगतान में त्रुटि हो, तो संपत्ति का जो स्वामी है, स्वामी विक्रेता होता है किराया क्रय पद्धति के अंतर्गत, वो संपत्ति को उठा ले जाएगा, खींच ले जाएगा। सुनते होंगे गाड़ी खिंच गई। गांव देश में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो गाड़ी किस्तों पे खरीदते हैं। किस्त का जब आखिरी किस्त तक भुगतान कर देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। जब आखिरी किस्त का भुगतान नहीं हो पाता, तब क्या होता है? गाड़ी को खिंच जाना, गाड़ी खिंच जाती है। किसके अंतर्गत रहता है वो? किराया क्रय पद्धति के अंतर्गत रहता है। जब तक आखिरी किस्त का भुगतान नहीं करेंगे, तब तक मालिक नहीं है। लेकिन किस्त भुगतान पद्धति के अंतर्गत जिस समय अनुबंध हो, कोई भी विकल्प दिया हो, विकल्प दे सकता है। सुपुर्दगी होते ही, अनुबंध होते ही, प्रथम किस्त जमा होते ही, अंतिम किस्त जमा होते ही। किस्त भुगतान पद्धति के अंतर्गत मालिक, संपत्ति का मालिक क्रेता, जिस समय कॉन्ट्रैक्ट होगा, क्रेता और विक्रेता के मध्य अनुबंध होगा, यानी कि लिखा पड़ी होगी, अनुबंध होते ही संपत्ति का मालिक कौन बन जाता है? संपत्ति का मालिक क्रेता बन जाता है। लेकिन किराया क्रय पद्धति में ऐसा नहीं होता है। किस्त भुगतान पद्धति में वस्तु पर क्रेता का स्वामित्व हो जाता है। कब हो जाता है? जैसे ही अनुबंध होगा, चाहे किस्त का भुगतान किया रहे चाहे ना किया रहे, इससे नहीं मालूम। और एक बात देखिए, किराया क्रय पद्धति के अंतर्गत गाड़ी खिंच जाती थी, किस्त भुगतान पद्धति के अंतर्गत गाड़ी नहीं खिंचेगी। मुकदमा चला सकते हो, मुकदमा चला के संपत्ति की, उसके अपने संपत्ति के किस्त की वसूली कर सकते हो, लेकिन गाड़ी आप खींच नहीं सकते, मतलब विक्रेता खींच नहीं सकता। ज़्यादा देर ना करते हुए हम आपको तीसरा नंबर क्वेश्चन बताते हैं, इसको याद रखिएगा। विकल्प मैंने नहीं बताया। विकल्प में कहा है भैया, माल की सुपुर्दगी होते ही मालिक बन जाता है, अनुबंध होते ही बन जाता है, प्रथम किस्त जमा करते समय बन जाता है, अंतिम किस्त जमा करते समय बन जाता है, जिसका मतलब अनुबंध जब होगा तभी हो जाएगा। ठीक है। अगला, किस्त भुगतान पद्धति के अंतर्गत यदि कोई क्रेता पूर्ण भुगतान करने में असमर्थ रहता है तो विक्रेता कर सकता है। लिखना है आपको सबसे पहले प्रश्न, किस्त भुगतान पद्धति के अंतर्गत जब क्रेता किस्त का भुगतान करने में असमर्थ हो जाता है। जैसे मान लीजिए हमने किस्त भुगतान पद्धति के अंतर्गत मोटरसाइकिल खरीदी, कोई टीवी खरीदा, कोई फ्रिज खरीदा,
किस्त का भुगतान पद्धति के अंतर्गत जब क्रेता किस्त का भुगतान करने में असमर्थ हो जाता है तो विक्रेता क्या कर देगा? भाई हमने मान लीजिए हम लोगों ने एक मोटरसाइकिल खरीदी या तो कोई टेलीविज़न, कोई मोबाइल खरीदा किस्त के अंतर्गत, किराए के अंतर्गत नहीं। किराए के अंतर्गत अगर नहीं भुगतान करेंगे मोबाइल छीन ले जाएगा। ठीक है, लोग मोबाइल किस्त पर भी खरीदते हैं। हमारे पास एक मोबाइल वाली है, मान लीजिए मैंने ख़रीदा मोबाइल किस्त भुगतान पद्धति पर का और किस्त का भुगतान नहीं कर पा रहे हैं, तो विक्रेता क्या कर सकता है? विकल्प दिया गया है, ब्याज वसूल सकता है, ब्याज वसूल सकता है। बी कहा गया है क्रेता पर भुगतान के लिए दावा कर सकता है, क्रेता पर भुगतान के लिए दावा कर सकता है। सी माल की वापसी, माल की वापसी कर सकता है। डी कहा है इनमें से कोई नहीं, तो इनमें से कोई नहीं वाला विकल्प हम लिख ही नहीं रहे हैं, तो कोई ज़रूरत ही नहीं लिखने की हमें। ध्यान दीजिए, किस्त भुगतान पद्धति के अंतर्गत क्रेता किस्त का भुगतान करने में जब असफल हो जाता है तो विक्रेता क्रेता पर भैया भुगतान कर दो, इसके लिए क्या करता है? दावा, कोर्ट में दावा ठोक देता है। ठीक है, और ना तो माल को वापस कर सकता है, ना तो ब्याज को वसूल सकता है। ये सब बातें अफवाहें हैं। क्या कर सकता है? केवल भुगतान के लिए दावा कर सकता है। चौथा नंबर प्रश्न क्या है? चौथा नंबर प्रश्न कहता है किस्त भुगतान पद्धति में क्रेता को क्या हस्तांतरित होता है? किस्त भुगतान पद्धति के अंतर्गत क्रेता को क्या हस्तांतरित होता है? भाई किस्त भुगतान पद्धति के अंतर्गत क्रेता को क्या हस्तांतरित होता है? कहा गया है संपत्ति के स्वामित्व एवं प्रयोग का अधिकार, संपत्ति के स्वामित्व का अधिकार, संपत्ति के प्रयोग का अधिकार, इनमें से कोई नहीं। आपको ध्यान देना है, उत्तर होगा भाई जब किस्त भुगतान पद्धति के अंतर्गत कोई संपत्ति क्रेता खरीदेगा तो स्वामित्व का अधिकार, क्या? स्वामित्व का अधिकार, स्वामित्व के अधिकार का हस्तांतरण होता है और प्रयोग का अधिकार। स्वामित्व क्रेता बन जाता है, विक्रेता नहीं रहता। फिर किस्त भुगतान पद्धति के अंतर्गत आप गाड़ी खरीदेंगे, संपत्ति खरीदेंगे तो स्वामी संपत्ति को प्रयोग कर सकता है, स्वामित्व भी प्रयोग भी, दोनों का अधिकार बदल जाता है। पांचवा नंबर क्वेश्चन क्या होगा? पांचवें नंबर क्वेश्चन के अंतर्गत कहा गया है किस्त भुगतान पद्धति की दिशा में विक्रेता किस्त भुगतान पद्धति के अंतर्गत विक्रेता द्वारा प्राप्य कुल ब्याज की राशि, प्राप्य कुल ब्याज की राशि किसके खाते में क्रेडिट करता है? किसके खाते में क्रेडिट करता है?
देखो क्रेता विक्रेता के यहाँ करता है, विक्रेता क्रेता के यहाँ करता है। ठीक है, तो इसमें होगा, ध्यान दीजिएगा, किसके यहाँ होगा, इसमें होगा ब्याज उच्चंत खाता, सस्पेंस अकाउंट बनता है इसमें। पूरा चैप्टर नहीं पढ़े हैं तो आपको पढ़ना पड़ेगा। उच्चंत खाता, ये आपका विकल्प दिया रहेगा इसके अंतर्गत। ठीक है, और भी चीज़ें हैं जो हम आपको बता रहे हैं, आप ध्यानपूर्वक देखते चलिए, पढ़ते चलिए। छठा नंबर प्रश्न आपको बता रहे हैं, छठा नंबर प्रश्न। छठे नंबर प्रश्न में कहा गया है, किस्त भुगतान पद्धति में किस्त भुगतान पद्धति में किस्त भुगतान पद्धति में अदत्त धनराशि का पूर्ण भुगतान होने तक, अदत्त मतलब अदत्त धनराशि का पूर्ण भुगतान होने तक, अदत्त धनराशि का पूर्ण भुगतान होने तक भुगतान की गई किस्तों को माना जाता है। भुगतान की गई किस्तों को माना जाता है। भुगतान की गई किस्तों को माना जाता है। प्रश्न समझिए, किस्त भुगतान पद्धति के अंतर्गत अदत्त धनराशि का मतलब भैया जिसे जो बकाया हो, धनराशि का पूर्ण भुगतान होने तक। जैसे धनराशि होती है, अमाउंट होता है, जब पूरा भुगतान ना हुआ हो तो जो भुगतान किया गया है किस्त, उसका क्या होगा। मैंने मोबाइल लिया किस्त के अंतर्गत, किराए के अंतर्गत नहीं, किस्त भुगतान। मैंने मान लीजिए 5,000 दे दिया, 7,000 की मोबाइल है, 2,000 बकाया है, तो क्या होगा, मूलधन की ब्याज सहित वापसी करना पड़ेगा। कौन करेगा, मूलधन की विक्रेता करेगा, ब्याज सहित वापसी होगी, मूलधन की ब्याज सहित वापसी होगी। ठीक है, 7वां नंबर प्रश्न है, किस्त भुगतान पद्धति का नियमन होता है। किस्त भुगतान पद्धति का नियम कानून किस पर लागू होता है। किस्त भुगतान पद्धति का नियमन, एक होता है किराया क्रय पद्धति का नियमन। किराया क्रय पद्धति में 1972, किराया क्रय पद्धति अधिनियम 1972। इसमें कौन सा नियम लगेगा, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। वस्तु विक्रय अधिनियम, क्योंकि वस्तु की इसमें बिक्री हो जाती है, सीधे तौर पर इसमें क्या हो जाती है, वस्तु की बिक्री हो जाती है। 8वां नंबर प्रश्न, एक एक प्रश्न महत्वपूर्ण है। 8वां नंबर प्रश्न, किस्त भुगतान पद्धति के अंतर्गत, किस्त भुगतान पद्धति के अंतर्गत हस्तांतरण होता है। किस्त भुगतान पद्धति के अंतर्गत जब माल बेचा जाएगा तो किसका हस्तांतरण होगा, कहा है माल का, ऋण का, स्वामित्व का, स्वामित्व का इसमें होगा। किराया में स्वामित्व नहीं रहेगा, किस्त में स्वामित्व का हस्तांतरण होगा, किराया में ठीक है नहीं रहता है। 9वां नंबर प्रश्न, कहा गया है किस्त भुगतान पद्धति में जोखिम किसकी होती है। किस्त भुगतान पद्धति में जोखिम किसकी होती है। जैसे कोई आपने किस्त भुगतान पद्धति से मोबाइल लिया या कोई गाड़ी लिया, तो किराया वाले में जोखिम विक्रेता की होती थी,
किस्त भुगतान पद्धति के अंतर्गत जोखिम किसकी होती है। किराया क्रय पद्धति होगा तो गाड़ी टूट जाएगी, फूट जाएगी, विक्रेता की होगी। यहाँ पर किसकी होती है? क्रेता। क्रेता का मतलब जो खरीदा है उसकी जोखिम होगी। एक एक प्रश्न महत्वपूर्ण है, ध्यान दीजिएगा। 10वां नंबर प्रश्न कहता है किस्त भुगतान पद्धति में अनुबंध होते हैं। किस्त भुगतान पद्धति में अनुबंध होते हैं। किस्त भुगतान पद्धति में अनुबंध होते हैं। अनुबंध होते हैं। यहाँ पर जो होगा, यहाँ पर उत्तर होगा विक्रय अनुबंध। विक्रय अनुबंध। एक बार फिर से इन 10 प्रश्नों को हम ध्यान से पढ़ते हैं, आपको बताते हैं, किसी प्रकार की गलती नहीं होनी चाहिए। सभी प्रश्न महत्वपूर्ण हैं, सभी प्रश्नों की श्रृंखला अच्छी है। आपको पहला प्रश्न देना है, मैंने लिखा है किस्त भुगतान पद्धति में वस्तु के मूल्य का भुगतान समय के आधार पर होगा, जिस समय आपकी किस्त तय हो, अनुबंध हो। भैया महीनों में दोगे कि साल में दोगे कि हफ्ता में दोगे कि 6 महीना में दोगे कि तिमाही दोगे। किस्त भुगतान पद्धति में वस्तु पर क्रेता का स्वामित्व। जैसे अनुबंध करेंगे, जैसे ही लिखा पड़ी होगी, वैसे ही मालिकाना हक क्रेता को बन जाएगा। किराया क्रय पद्धति में ऐसा नहीं होता है, मालिकाना हक का हस्तांतरण नहीं होता है। किस्त भुगतान पद्धति के अंतर्गत जब क्रेता किस्त का भुगतान करने में असमर्थ हो तो क्रेता ब्याज नहीं वसूल सकता, माल नहीं वापस ले सकता। किराया के अंतर्गत खरीदा गया है मोबाइल, तो किराया क्रय पद्धति के अंतर्गत मोबाइल को वापस करना पड़ेगा। लेकिन किस्त भुगतान पद्धति के अंतर्गत विक्रेता दावा कर सकता है, दुकान वाला दावा कर सकता है बस। किस्त भुगतान पद्धति के अंतर्गत क्रेता को क्या हस्तांतरित होता है? किस्त भुगतान पद्धति के अंतर्गत मालिकाना स्वामित्व का अधिकार भी हो जाता है, मालिक बन जाता है और उसे अपने ढंग से प्रयोग कर सकता है। किस्त भुगतान के अंतर्गत ब्याज को सस्पेंस अकाउंट के अंतर्गत, इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट के अंतर्गत रखा जाता है। किस्त भुगतान पद्धति में अदत्त धनराशि का पूर्ण भुगतान होने तक मूलधन की वापसी ले सकता है। किस्त भुगतान पद्धति का नियमन वस्तु विक्रय अधिनियम, किराया में किराया क्रय अधिनियम 1972 लागू होता है। किस्त भुगतान पद्धति के अंतर्गत हस्तांतरण किसका होता है? स्वामित्व का होता है। किस्त भुगतान पद्धति के अंतर्गत जोखिम किसकी होती है? अगर गाड़ी टूट फूट जाए तो आपकी होगी, क्रेता की होगी। किस्त भुगतान पद्धति के अंतर्गत अनुबंध विक्रय अनुबंध अधिनियम है। ठीक है, अब हम आपको आगे ले चलते हैं। देखिए 10 प्रश्न आपको लिखाया मैंने, अभी बहुत सारे प्रश्न हैं। देखो ऐसा नहीं किसी में से पूछेगा, पूरा चैप्टर आपको अच्छे से कंप्लीट करना पड़ेगा, तब आप जाके पेपर में क्वालिफाई कर पाएंगे, अच्छा नंबर प्राप्त करेंगे। किसी भी परीक्षा का जो पेपर देंगे आप, जहाँ भी पूछा जाए ये चैप्टर, ठीक है, सिलेबस में है तो प्रश्न तो पूछे ही जाएंगे। आपको बेहतर ढंग से पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। 11वां नंबर प्रश्न क्या कहता है? 11वां नंबर प्रश्न कहता है किस्त भुगतान पद्धति के अंतर्गत क्रेता विक्रेता को भुगतान करता है। किस्त भुगतान पद्धति के अंतर्गत क्रेता विक्रेता को भुगतान करता है। किस्त भुगतान पद्धति के
अंतर्गत क्रेता विक्रेता को भुगतान करता है। किस्त भुगतान पद्धति के अंतर्गत क्रेता विक्रेता को क्या भुगतान करता है? आपको याद रखना है उत्तर रोकड़ मूल्य प्लस ब्याज, यही बन जाता है किराया क्रय मूल्य, यही भुगतान किया जाएगा। किस्त भुगतान पद्धति के अंदर वही रोकड़ मूल्य रहेगा, जो ब्याज बचता है, बचे हुए अमाउंट पर जो ब्याज बनता है उसका भुगतान किया जाएगा और कुछ नहीं भुगतान किया जाएगा। ठीक है। 12वां नंबर प्रश्न, 12वां नंबर प्रश्न कहता है किस्त भुगतान पद्धति के अंतर्गत किस्त में ब्याज सम्मिलित ब्याज को कौन सा व्यय माना जाता है? किस्त भुगतान पद्धति के अंतर्गत किस्त में शामिल ब्याज को कौन सा व्यय माना जाएगा? कहना है पूंजीगत व्यय, आयगत व्यय, स्थगित आयगत व्यय। ध्यान देना है इसमें आपको, पूंजीगत व्यय होता है, क्योंकि संपत्ति जो होती है, संपत्ति पूंजीगत संपत्ति कहलाती है, जिस पर ज़्यादा पैसा खर्च किया जाए। इस पर जो ब्याज दिया जाएगा किस्त के साथ, पूंजीगत व्यय कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? पूंजीगत व्यय कहा जाएगा। ध्यान देना है, शाह शलीफा वाला रहता है इसमें। हमने कहीं कहीं किस्त लिखा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इससे। 13 नंबर कहा गया है एक ट्रक का रोकड़ मूल्य 50,000 रुपया, एक ट्रक का रोकड़ मूल्य, एक ट्रक का रोकड़ मूल्य 50,000 रुपया और इस पर ब्याज 5,000 रुपया हो, ब्याज 5,000 है तो किस्त का मूल्य। ध्यान दीजिए दोस्तों, रोकड़ मूल्य 50,000 रुपया, 5,000 ब्याज जुड़े, 55,000 रुपया हो जाएगा। 55,000 रुपया हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, ठीक है भाई। रोकड़ मूल्य 50,000, ब्याज जोड़ दीजिए, 55,000 हो जाएगा। और भी प्रश्न आपको हम बताते हैं, कोई भी दिक्कत हो तो आप हमसे पूछ भी सकते हैं, अलग से भी क्वेश्चन भेज सकते हैं, उत्तर प्राप्त कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि उत्तर नहीं मिलेगा, उत्तर वगैरह सब मिलेगा। कहा गया है एक मशीन का किस्त मूल्य 70,000, रोकड़ मूल्य 65,000, किस्त भुगतान के अंतर्गत ही देय ब्याज होगा। ध्यान दीजिए, लेकिन इसमें जो दिया गया है किस्त मूल्य 70,000, किसी संपत्ति का किस्त मूल्य 70,000, रोकड़ मूल्य 65,000, रोकड़ मूल्य 65,000। कह रहे में ब्याज कितना शामिल है? सीधी सी बात भैया,
किस्त मूल्य में रोकड़ मूल्य घटा दो, 5,000 उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 5,000 उत्तर हो जाएगा। पंद्रहवां नंबर प्रश्न कहा गया है एक मशीन का किस्त मूल्य 1 लाख, रोकड़ मूल्य 92,000, किस्त मूल्य 1 लाख कह रहा है, रोकड़ मूल्य 92,000 कह रहा है, पूछ रहा है ब्याज, दोनों का अंतर 8,000 क्या हो जाएगा? ब्याज हो जाएगा। उसके बाद 16वां नंबर प्रश्न, 16वां नंबर प्रश्न, सब प्रश्न बता देते हैं। एक कार का किस्त मूल्य 60,000 कह रहा है, एक कार का किस्त मूल्य 60,000 और ब्याज 5,000, ब्याज 5,000, तुम्हें क्या पूछ रहा है कुछ पता नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, इससे नहीं मतलब है, जो पूछे उसको ध्यान दीजिए। अगला, किस्त भुगतान पद्धति के अंतर्गत, किस्त भुगतान पद्धति के अंतर्गत ब्याज की गणना की जाती है। किस्त भुगतान पद्धति के अंतर्गत ब्याज की गणना की जाती है। उत्तर होगा ब्याज की गणना हो चाहे रोकड़ मूल्य पर, अगर मान ले ब्याज के स्थान पे कह दे ह्रास की गणना रोकड़ मूल्य पर। 17वां नंबर प्रश्न, 17वां नंबर प्रश्न, ब्याज की गणना बता दिया मैंने, जो भी प्रश्न है उसको ढूंढ के बता रहे हैं। किस्त भुगतान के अंतर्गत क्रेता विक्रेता को भुगतान करता है। भाई क्रेता विक्रेता को क्या भुगतान करेगा? किस्त प्लस ब्याज। अब ज़्यादा बड़ा वीडियो बन रहा है, बन भी गया है, इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में मिलते हैं और भी महत्वपूर्ण क्वेश्चनों पर आपको चर्चा करेंगे।